Hello children, today I am going to start lesson number 1, how, when and where of class 8 subject history. In this chapter, we will learn about how important are dates, how do we periodize. एट फर्स्ट हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि हाउ, व्हेन एंड वेयर, इसका मीनिंग क्या है. हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब और वेयर मीन्स कहाँ. कैसे, कब और कहाँ. तो इस पर डिस्कशन करना है हमें इस लेसन में. हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, यानी तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है, वो कैसे महत्वपूर्ण है ना. तो हिस्ट्री इज definitely about changes which have taken place over a period of time. It identifies how things were in the past and how have they changed in the present. The past is referred to as before and present is known as after. तो इतिहास निश्चित रूप से उन परिवर्तनों, उन बदलाव के बारे में बताता है जो समय के साथ हुए हैं, है ना. यह पहचान कराता है कि अतीत में चीज़ें कैसी थी तथा वर्तमान में कैसे बदल गई हैं, है ना. द प्रेजेंट, और अतीत को पहले के रूप में संदर्भित किया जाता है और वर्तमान को बाद के रूप में जाना जाता है. दैट्स क्लियर. डेट्स इन हिस्ट्री आर लाइक द स्केलेटन सिस्टम. इतिहास में तारीखें यानी तिथियां कंकाल तंत्र की तरह हैं. जैसे विदाउट विच द बॉडी वुड बी हेल्पलेस. बिना इसके हमारा शरीर, यानी हमारे शरीर में अगर हम ये जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र जो है, वो यदि ना रहे तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, शेपलेस हो जाएगा, आकृतिहीन, आकारहीन हो जाएगा. ठीक उसी तरह इतिहास में डेट की इम्पोर्टेंस है, उसकी महत्वता है. इतिहास में तारीखों की महत्ता है. A recollection of historical facts would be a meaningless heap unless the events were arranged in the sequence of dates of their occurrence. यानी जब तक घटनाओं को उनकी घटना की तारीखों के क्रम में व्यवस्थित नहीं किया जाता है, तब तक ऐतिहासिक तथ्यों का स्मरण निरर्थक है ना. Some dates and events in history act as a landmarks because of their long term impacts. यानी कुछ इतिहास में कुछ तारीखें और कुछ घटनाएं उनके दीर्घकालिक प्रभावों के कारण ऐतिहासिक रूप में कार्य करती हैं. यानी ऐसी घटनाएं होती है जो दीर्घकाल तक स्मरण की जाती है ना. फॉर इंस्टेंस, द ईयर 1526 इज अ लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज दिस इज व्हेन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट. उदाहरण के लिए वर्ष 1526 यानी भारतीय इतिहास में वर्ष 1526 एक ऐतिहासिक घटना के रूप में जाना जाता है. यानी किस वजह से वो जाना जाता है, तो उस समय पहली बार पानीपत का युद्ध हुआ था, क्योंकि उस समय 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसके कारण भारतीय इतिहास में वह चिन्हित है, वो वर्ष चिन्हित है. तो यहाँ भी डेट को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है 1526. मोर इम्पोर्टेंटली, इट मार्क्स द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. इसमें भी महत्वपूर्ण बात है. क्या महत्वपूर्ण बात है? यह दिल्ली सल्तनत के अंत और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत का प्रतीक है. ओके. द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स डिपेंड्स ऑन द एस्पेक्ट फ्रॉम विच हिस्ट्री इज स्टडी. ओके.
तारीखों का महत्व उस पहलू पर निर्भर करता है जिसमें इतिहास का अध्ययन किया जाता है। जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री डील्स विथ रूल्स, यानी जैसे राजनीतिक इतिहास हुआ, तो राजनीतिक इतिहास का क्या काम है? राजनीतिक इतिहास क्या करता है? पॉलिटिकल हिस्ट्री डील्स विथ रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर्स etc। तो राजनीतिक इतिहास क्या करता है? राजनीतिक इतिहास नियमों, प्रशासन, शासन प्रबंध और युद्ध आदि से संबंधित होता है ना, उसमें उसका वर्णन किया जाता है राजनीतिक इतिहास में। सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री एंड रिलीजियस हिस्ट्री डील्स विथ दियर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे दिया है सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास और धार्मिक इतिहास। ये क्या करते हैं? ये किनसे संबंधित है? वो उनके उस मतलब ये अपने उस समय के विकास से संबंधित है ना, विकास से जुड़े हुए हैं। Some dates record event in the lives of rulers including birth, occasions, war, administrative actions and death। कुछ तारीखें शासकों के जीवन में होने वाली घटनाओं को दर्ज करती है, जिसमें जैसे होता है, क्या दिया है? बर्थ, जन्म, कोई भी अवसर, युद्ध, शासन व्यवस्था, है ना, प्रशासनिक प्रतिक्रिया जो होती है वो, और मृत्यु। दीज आर सिग्निफिकेंट फॉर पॉलिटिकल हिस्ट्री। ओके, ये सब किससे संबंधित है? ये राजनीतिक इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है ना, ये सब, यानी जिसमें कि कुछ तारीखों यानी शासकों के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के तारीखों को दर्ज किया है, उनके जन्म, अवसर, प्रशासनिक यानी प्रशासनिक प्रतिक्रिया और मृत्यु। ये सब क्या है? ये सब राजनीतिक इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, ओके स्टूडेंट, इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, हाउ डू वी पेरियोडाइज, यानी हम कैसे आवधिक करते हैं। In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. Okay? तो 1817 में जेम्स मिल नाम का एक स्कॉटिश अर्थशास्त्र और राजनीतिक दार्शनिक ने बहुत बड़े 3-वॉल्यूम वर्क को प्रकाशित किया, जिसका नाम था ब्रिटिश भारत का इतिहास। इसमें उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भाग में 3 काल में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, है ना। दिस पेरियोडाइजेशन कैम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को जो 3 भागों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यह समयावधि को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि समयावधि को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। हिस्ट्रियंस हैव ब्रॉडली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। साथ ही इतिहासकारों ने बड़े पैमाने पर भारतीय इतिहास को विभाजित किया 3 भागों में: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। The division of history into 3 periods, ancient, medieval and modern, is done to show that a lot features of society, economic, culture and politics of each period were different from those of the preceding period. Okay, तो इतिहास को 3 कालखंड जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटने से पता चला कि प्रत्येक काल की अर्थव्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीति की बहुत सारी विशेषताएं पूर्ववर्ती अवधि से भिन्न थी, है ना। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फर्स्ट 2 पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप लोग पहले से ही इतिहास के प्रथम 2 काल के बारे में, भारत के इतिहास के प्रथम 2 काल के बारे में जान चुके हैं, है ना। तो लेट्स नाउ टर्न टुवर्ड द
टुवर्ड्स द मॉडर्न हिस्ट्री। चलो हम लोग किसकी ओर मुड़ते हैं? आधुनिक इतिहास की ओर, भारत के आधुनिक इतिहास की ओर मुड़ते हैं। विच कवर्ड द पीरियड फ्रॉम 1707 to 1947, जो 1707 से 1947 तक की अवधि को कवर करता है, इसके बीच में आता है। बिफोर कमिंग टू दैट पीरियड, लेट्स हैव एन ओवरव्यू इन रेट्रोस्पेक्ट, है ना। इस अवधि में आने से पहले चलो हम लोग बीती बातों का पुनरावलोकन पहले कर लें। ओके, इन 1453 the Turks took control of the overland trade routes connecting Europe to the east. 1453 में तुर्क ने उन सारे व्यापारिक मार्गों पर अपना नियंत्रण कर लिया, यानी यूरोप के पूर्व से जो जुड़ने वाले जो व्यापारिक मार्ग हैं सब पे तुर्कों का साम्राज्य हो गया। तुर्कियों ने उस पर अपना कब्जा कर लिया। In 1948, Vasco da Gama of Portugal had landed at Calicut along the west coast of India and later on the European sailor reached India. सन 1948 में पुर्तगाल का वास्को ड गामा भारत के पश्चिमी तट से होते हुए कालीकट में आ गया, कालीकट में उतरा, कालीकट पहुंच गया और बाद में और दूसरे यूरोपियन नाविक भी भारत पहुंच गए। ओके, प्राइमरली दे ऑल केम फॉर ट्रेड, मुख्य रूप से वो तो पहले व्यापार के लिए आए थे। लेटर ऑन दे कैप्चर्ड लैंड, मैड दियर फोर्ट्स एंड फाउट बिटवीन देमसेल्फ, बाद में उन्होंने क्या किया तो जमीनों पे अपना कब्जा करना आरंभ कर दिया, जमीनों पर कब्जा कर लिया और अपना किला भी बनाया और आपस में लड़ने लगे। फाइनली द इंग्लिश defeated their rivals, the Portuguese, the Dutch and French. आखिरकार अंग्रेजों ने अपने प्रतिद्वंदियों जैसे कि पुर्तगालियों, डच और फ्रांसीसी को हरा दिया। So student, it is the first part of this lesson. I will meet you with the next part where we will learn about sources of history, changes under the British in India, sources of history of the modern period. Okay, thank you.